नमस्कार मित्रों, आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत माता की संतानों को आज को सुनना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। आज के बिंदास बोल में मैं जो मुद्दा लेकर आ रहा हूं, यह हिंदुस्तान के पाकिस्तान बनने की तरफ लेकर जाने वाला है। आज का मुद्दा पेट्रोल से भी ज्यादा विस्फोटक है। कर्जत और मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के मुंबई में आने वाला वो क्षेत्र है जहां पर हलाल टाउनशिप बनने जा रही है। जी हां, हलाल टाउनशिप। अपने नाम सुना होगा, पहले खाने की चीजों में आता था कि मुसलमानों को मुस्लिम मान्यता के आधार पर जो चीजें मिलती उसको हलाल कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलती गई। अब तो हलाल टैक्सी भी आ गई और हलाल टाउनशिप भी आ गई। पहले मुझे याद है, करीब 10 साल पहले मैंने केरला की आपको टाउनशिप दिखाई थी। लेकिन केरला तो वैसे भी क्या होता जा रहा हम सब जानते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, देश के आर्थिक राजधानी के मुंबई में एक ऐसी सोसाइटी जहां लिखा है हिंदुओं को नो एंट्री। बस ये अक्षरों में नहीं लिखा है, नियम ऐसे बनाए गए हैं कि अब इस सोसाइटी में कोई भी हिंदू, यहां तक कि अंबानी अदानी भी घर नहीं ले सकता। ध्यान रखना। और मीरा भाईंदर में बिल्डर ने फतवा जारी कर दिया है कि विनय नगर हिल गैलेक्सी फेज 2 में सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा। बिल्डर हिल गैलेक्सी प्रोजेक्ट में कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस, बड़ा दिखावना शब्द है। आसान भाषा में कहूं तो इस सोसाइटी में कसाई खाना भी रहेगा, कत्तल खाना भी रहेगा, ऐसा ये बनने जा रहा है। और साथ में मस्जिद भी रहेगी। ये सब कुछ एक साथ पैकेज के रूप में बेचा जा रहा है। मैं पूछता हूं, क्या केवल ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है या फिर भारत के दिल में बोया जा रहा एक नया जहर का बीज है? सोचिए, अगर कोई हिंदू कह दे कि उनकी सोसाइटी में मुसलमान नहीं रह सकते, तो सेकुलरिज्म के ठेकेदार सीना पीट पीट कर माहौल बना देंगे। सेकुलरिज्म के ठेकेदार आसमान सिर पर उठा लेंगे। लेकिन जब एक मुसलमान कहता है, एक सोसाइटी मुसलमानों की कहती है कि टाउनशिप सिर्फ हमारे लिए, तो चुप्पी साधी जाती है। आखिर क्यों? यह प्रश्न सबसे बड़ा है। हलाल शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। पहले हलाल खाना, फिर हलाल कॉस्मेटिक, अब हलाल सोसाइटी। यह है एक योजनाबद्ध षड्यंत्र, भारत के विरुद्ध भारत को तोड़ने का षड्यंत्र। यह दारुल इस्लाम और दारुल हरब की उस घातक सोच का विस्तार है जिसने कभी भारत का बंटवारा किया था। प्रियंका कानूनगो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह विज्ञापन नहीं, जहर है। क्योंकि जब रहन सहन भी मजहबी दीवारों में बांट दिया जाएगा तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी नहीं, यह बम फट रहा है। सवाल है, क्या भारत अब भी बटेगा? क्या हिंदुओं को उनके ही देश में नो एंट्री बोर्ड दिखाया जाएगा? फिर राष्ट्रवादी शक्ति इन विषैले खेल को सहन करेगी या रोकेगी? आज का शो गद्दार सोच को बेनकाब करेगा। आज हम बताएंगे कि हलाल की आड़ में किस तरह इस्लामीकरण का ब्लूप्रिंट नहीं, हरा प्रिंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में हलाल बचेगा या फिर राष्ट्र का कानून बचेगा? विस्तार से मुद्दा देखिए। महाराष्ट्र के कर्जत से आई ये खबर सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की नहीं है। ये उस खतरनाक सोच का आईना है जो भारत की जमीन पर समानांतर समाज बनाने का सपना देख रही है। नाम दिया गया हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप। प्रचार किया जा रहा है, यहाँ आपको मिलेगा असली इस्लामी माहौल, हलाल वातावरण और सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह महज एक टाउनशिप है या फिर भारत के भीतर मिनी पाकिस्तान बनाने की सुनियोजित कोशिश? मामला तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस प्रोजेक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला कहती है, समाज में जब आपको अपने परिवार के उसूलों से समझौता करना पड़ता है तो सही है क्या? यहाँ आपको मिलेगा असली हलाल माहौल, हम ख्याल परिवार, बच्चों के लिए सुरक्षित इस्लामी वातावरण और बुजुर्गों के लिए सम्मान। यानी साफ संदेश, यह टाउनशिप सिर्फ मुसलमानों के लिए है। प्रियंका कानूनगो ने इसे करारा जवाब देते हुए लिखा कि ये विज्ञापन नहीं, जहर है।
कर्जत में बन रहा ये मुस्लिम केवल टाउनशिप राष्ट्र के भीतर राष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। यहाँ जहर शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि जब रियल एस्टेट के नाम पर मजहबी बाड़ेबंदी की जाए तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अलगाववादी सोच का हिस्सा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जरा पोल देखते हैं कि इस मुद्दे पर जब हमने पूछा तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है। प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या हलाल टाउनशिप भारत में दूसरा बंटवारा कराएगी, बल्कि सीमाओं का, देश की सीमाओं का भले ना हो लेकिन समाज का बंटवारा तो इस टाउनशिप ने कर ही दिया है। इसकी दीवारें केवल एक कंपाउंड नहीं है बल्कि हिंदुस्तान को उसके अंदर प्रवेश निषेध करने वाला एक षड्यंत्र है, और 92% लोग हमारे बात से सहमत है। आप इसको पुनः अभी ये शो जब तक चलता रहेगा पोल में आपकी बात रख सकते हैं। मैं हमारे साथ जो अतिथि है मैं उनके पास भी चलता हूं, साथ में इसका वीडियो चलता रहेगा, साथ में स्थिति कारण परिणाम उपाय भी आप देखते रहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के जो अतिथि है रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़े, सुनील वर्मा जी जुड़े हैं। रमेश शिंदे जी से ही पहले बात करते हैं। रमेश जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, केरला में तो समझ भी नहीं सकते लेकिन स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वामपंथियों की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां तो भाजपा की सरकार है, तीसरी बार है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और ये उसी जिले में हो रहा है जिस जिले में 350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। रमेश जी। आपने जो कहा वो बात सत्य है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस एक हम कहेंगे कि स्वराज्य की भूमि में यदि इस प्रकार से हलाल सोसाइटी एक बनती है तो ये आपने जैसे कहा ये एक बंटवारे का ही मुद्दा है, क्योंकि ये बंटवारे के सिवा और कुछ कर नहीं सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि पहले तो हलाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ मीट के लिए था, फिर मीट से वो इकोनॉमी तक लेकर के आ गए, फिर हल्दीराम से लेकर के सारी चीजें हलाल हो गई, फिर उसके बाद में हमने देखा कि धीरे धीरे बाकी सारी चीजें हलाल होती गई, और अब हम देख रहे हैं कि एक हलाल सोसाइटी बनाई जा रही है। पहले केरल में पहले एक गांव बना था जिस गांव को उन्होंने शरिया आधारित गांव कहा था। उसके उपरांत उन्होंने कोची के अंदर वहां पर एक हलाल सोसाइटी निर्माण की, और उस हलाल सोसाइटी के बाद आज हम देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र तक आई है। ये केवल वहां पर रायगढ़ जो है ये केवल उतना ही महत्व की नगरी नहीं है, क्योंकि सरकार जो प्रयास कर रही है कि आगे की तीसरी मुंबई जो है वो वहीं पर बसने जाने वाली है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर की परिस्थिति क्या है, बहरामपाड़ा बहराम बाग में क्या हो रहा है, या जहां पर असलम शेख था अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, वहां पर हिंदुओं को कहा जाता था कि आप यहाँ पर गणेश चतुर्थी नहीं मना सकते, नवरात्र नहीं हो सकता है, दशहरा नहीं हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है वहां पर भी सुकून सोसाइटी होगी। तो ये सुकून सोसाइटी तो यही पहले से करवाएगी कि हिंदुओं को वहां पर जो है हर चीज के लिए मना कर देना। और हलाल का आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, वहां पर खुलेआम आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, वहां पर खुलेआम ये दिखाई दे रहा है कि सारे बुर्के पहन करके वहां पर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अब हमें इस्लामिक वातावरण देखने के लिए दुबई या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर ही ये सब बन रहा है। तो पहले ये इस प्रकार की सोसाइटी जो है इसको अनुमति कैसे दे दी गई, इसका एडवर्टीजमेंट आने के बाद ये लोगों तक पहुंच रहा है कि ये हलाल आधारित सारी चीजें वहां पर है। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और इस दृष्टिकोण से हम इस विषय पर सारे वहां के जो रायगढ़ जिले के जितने सारे हिंदू हैं उन सबको इस दृष्टिकोण से सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस सोसाइटी को जो भी इस हलाल के नाम पर बन रही है इसका हम विरोध करेंगे। ये कोई सुकून देने वाली बात नहीं है, और इस प्रकार से ये सुकून नहीं है, ये अपशकून है। जी सुशील वर्मा जी हमारे साथ है। सुशील जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हाँ, पहले तो आपके सुदर्शन चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपने उजागर किया और हमारे सभी हिंदू संगठन वहां पे जाके विरोध किया और निषेध किया। वहां पे जाके हमने सोसाइटी के ऊपर या बिल्डर के ऊपर केस किए है। तो हमारे को जो ये
सरकार है वो हमको आश्वासन दिए कि 2-4 दिन में उनको हम गिरफ्तार करेंगे और इनका जो सीसी आया हुआ है नगर पालिका से वो रद्द किया जाएगा करके। तो उसके लिए हम थोड़ा साथ बैठे, लेकिन आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हल्ला बोल के करके आपने जो ये मुद्दा उठाया पूरा भारत में, वो एक सराहनीय कदम था। ऐसे ही सभी चैनलों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये जैसे विज्ञापन हमने देखा सुशील जी, मैंने तुरंत कानूनगो जी से भी बात की और उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन भी लिया और ताबड़तोब हिंदू संगठन भी इस पर एक्टिव हो गए। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है ना, ये सब कुछ हो रहा था तब हमको भनक क्यों नहीं लगी? हाँ, तो ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पे जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डर जो यहाँ पे कर रहे हैं काम, तो अपने हिंदू लोग जो जमीन बेच रहे हैं उनको ये मालूम नहीं कि यहाँ पे मुस्लिम लोगों के लिए अलग से बिल्डिंग बना रहे, हिंदू लोगों के लिए अलग बना रहे। यहाँ पे ऐसा कानून कोई नहीं है, यहाँ पे कोई कहीं भी रह सकता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एक बिल्डिंग में रहते हैं, सोसाइटी सब एक रहती है। लेकिन ये जो आज ये नया मुद्दा उठा है, ये एक गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, हमारा भारत जा रहा है वो गृह युद्ध की तरह जा रहा है। खाली मीरा रोड का ये मामला नहीं है, मैं तो बताऊं पूरे भारत में इसी तरह एक एक इलाके में ऐसे ये प्रवृत्ति के लोग वहां पे अपने जातीय लोगों को जमा कर रहे हैं और ये अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए खतरा है। ये हमारे हिंदुस्तान को अखंड नहीं रहना चाहते। ये तो कुछ चीजें ही सामने आई हैं, विज्ञापन से कहिए या बाकी चीजों से कुछ ही लोगों को पता चला है। लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे तो न जाने कितनी ऐसी सोसाइटियां पहले ही वहां से हिंदू अपने घर, दुकान, मकान और सब कुछ बेचकर निकल चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इस पर क्या कहते, सुनिए। कि महाराष्ट्र के कर्जत क्षेत्र में एक कॉलोनी बनाई जा रही है और उस कॉलोनी का नाम हलाल टाउनशिप रखा है। तो इस तरह के नाम रख करके और हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से एक मैसेज देना है। जो बिल्डर भी हैं, जो लोग भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो दरअसल पूरे समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं और समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हलाल टाउनशिप या हराम टाउनशिप, नाजायज़ कॉलोनी, जायज़ कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी, इस तरीके से नाम रखने का क्या मतलब है? ये सब वो नाम हैं जो खालिस शरीयत के मामले में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन दिनचर्या से मुताल्लिक़ है, इसका टाउनशिप से कोई लेना देना नहीं है। कि कट्टरपंथी इसका कैसे विरोध करे, समझ में नहीं आ रहा है कि या तो इनका हिस्सा नहीं मिला है। रमेश जी, ये तो कट्टरपंथी कैटेगरी वाले मौलाना है, लेकिन ये भी इसका विरोध करे। हाँ, वास्तविकता में देखा जाए तो हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कट्टरतावादी है उनको पता है कि हलाल का कॉन्सेप्ट ये कोई सोसाइटी और इसके लिए नहीं, ये कट्टरपंथी शायद इसलिए रमेश जी, ये टाउनशिप तो हलाल है, इसमें स्लॉटर हाउस है, मस्जिद है, लेकिन इनके लिए हलाला का रूम नहीं बनाया होगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे कि इसमें उनके दृष्टिकोण से ये होता है कि अब जमीयत या बाकी जो है उनको शायद पैसा मिला होगा और ये बाकी मौलाना जो है उनको मिला नहीं होगा, क्योंकि हलाल सोसाइटी को या हलाल चीजों को जो सर्टिफिकेट देने का काम है वो जमीयत करती है। हाँ। तो जमीयत के जो मदनी है और बाकी सब है उनको अपना हिस्सा मिला होगा, तो इस कारण से वो लोग है कि वो हलाल सोसाइटी को परमिशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मूल ये आती है कि जब मैंने केरल के हलाल सोसाइटी के बारे में स्टडी किया था, तो उसके बारे में जब स्टडी किया था तो मुझे 2-3 चीजें ध्यान में आई थी। जैसे हम अभी घर बनाते हैं तो वास्तु के अनुसार हम घर बनाते हैं, तो पूर्व में उसका मतलब घर का द्वार होना चाहिए या किचन किस दिशा में होना चाहिए, बाथरूम किस दिशा में। वैसे हलाल सोसाइटी में उन्होंने ये किया कि वहां पर वो जो कमरे वो सारे मक्का के दिशा में होने चाहिए।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये मक्का की दिशा इन्होंने कहां से खोज करके निकाली है। और ये यदि हम देखते हैं कि बाकी मस्जिद तो है, तो मस्जिद में ठीक है, वहां पर जो उनका नमाज पढ़ने की दिशा होती है वो तो मक्का की दिशा में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें, मतलब एक एक चीज में हम देख रहे हैं कि वो अपनी अपनी चीजें ला रहे हैं। इससे भारत में स्वतंत्रता से पहले उन्होंने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड की थी कि हमारे लिए अलग मतदार संघ हो और वहां पर वोटिंग हमारे लिए अलग तरीके से हो। तो जैसे अलग मतदार संघ की डिमांड है, वैसे अलग सोसाइटी की। क्या ये यदि हलाल सोसाइटी अपनी बना रहे हैं तो बाकी सारी जितनी सोसाइटी में रहने वाले मुसलमान है उनको हिंदू निकाल दे क्या वहां से? या वहां पर जो जैन रह रहे हैं वो उनको अपनी सोसाइटी से निकालना चालू करे क्या? तो ये जो चीज चल रही है, ये एक तरीके से जो प्रियांक जी ने जो कहा कि ये आज हलाल सोसाइटी को डिमांड कर रहे हैं धीरे धीरे। आपको शायद पता होगा कि जो इन्होंने सच्चर आयोग लाया था उसके अंदर उनकी डिमांड थी कि जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया होगा वहां पर 30% पुलिस है वो मुस्लिम होनी चाहिए। यह सच्चर कमीशन के अंदर उनका लिखा हुआ है। तो पुलिस भी उनको मुसलमान चाहिए, सोसाइटी भी मुसलमान चाहिए, फिर वहां पर जो बाकी नेता है वो भी उनको मुसलमान चाहिए। तो ये तो आप जो कह रहे हैं बंटवारे की बात, ये तो बंटवारा कर ही रहे हैं, ये तो खुलेआम सामने दिखाई दे रहा है आज। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बंटवारा तो ऑलरेडी हो रहा है। हमारे साथ उज्ज्वला गौड़ जी है। उज्ज्वला जी, क्या कहेगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो डूबती नाव है उस नाव को देखते हुए इन लोगों ने अब ऐसा तय कर लिया है कि हमारा मुस्लिमों का एक अलग पक्ष बनाए, मुस्लिमों की अलग सोसाइटी बनाए, मुस्लिमों के सारे वोटर बनाए, मुस्लिमों के जैसे सचिन जी ने शिंदे नहीं, जी उसके ने लिए बताया, कांग्रेस पार्टी को हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जैसे कि आज मैंने सनातन प्रभात में पढ़ा है कि गणेश उत्सव के पार्श्वभूमि पर मुंबई के 1 कोटि लोगों को बॉम्ब स्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो आज हमारा हिंदू राष्ट्र, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ये इतनी जरूरत कर रहे हैं, तो कल चल के जब ऐसी सोसाइटीज को, जैसे ये सुकून एम्पायर वाली जो बिल्डिंग बन रही है, ऐसी और बिल्डिंगों को अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी मान्यताएं मिलती है तो मुझे लगता है ये सोसाइटियां, मतलब इन दूसरा अड्डा हो जाएगा, घर बन जाएगा उनका। वो तो कभी भी खुलेआम आके रह सकते हैं वहां पर। इन शक्यताओं को हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए हम अब स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब बिंदास सवाल को भी एक बार देख लेते हैं। मैं दर्शकों को कहूंगा कि ये मुद्दा आज भले ही हमने शुरू किया हो, लेकिन ये समाप्त नहीं करना है जब तक इस प्रकार की सोच समाप्त नहीं हो जाती। पहला बिंदास का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसे मैं पूछ रहा हूं, पहले से शुरू करिए। बिंदास सवाल आपके सामने। पहला सवाल है कि आखिर क्या हिंदुओं को अपने ही देश में नो एंट्री का सामना करना पड़ेगा? आखिर ये शुरुआत केरला से हुई और देश में कहां तक फैलेगी? और हलाल टाउनशिप, मकान या मिनी पाकिस्तान, ये ब्लूप्रिंट है या हरा प्रिंट है? ये ब्लूप्रिंट को अगर हरे प्रिंट में बदला जा रहा है तो फिर देश का भगवा प्रिंट वाला क्या कह रहा है? अगर हिंदू टाउनशिप बने तो क्या सेकुलर चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे, लेकिन इस पर मौन है। इसके पीछे का कारण उनको पूछा जाना चाहिए। उत्तर अपेक्षित है। क्या हलाल संस्कृति भारत की राष्ट्रीय एकता नहीं तोड़ेगी? अगर तोड़ेगी तो फिर उस पर अभी तक चुप्पी क्यों है? कोई मीडिया संस्थान इस पर हल्ला करने के लिए अभी तैयार क्यों नहीं है? क्या महाराष्ट्र सरकार इस अलगाववादी प्रोजेक्ट पर चुप बैठेगी? अभी तक सरकार ने कोई भूमिका क्यों नहीं ली है? और सरकार कितने दिनों के अंदर अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी, यह भी बताया जाए। भारत की जमीन पर राष्ट्र के भीतर राष्ट्र, नेशन इन नेशन, ये कब तक चलेगा? वैसे ही इस देश के अंदर कई देश एक साथ पल पोस रहे हैं और वो भी हिंदुओं के खून पर। यह हमको समझना जरूरी है। क्या हलाल के नाम पर नया बंटवारा तैयार हो रहा है? तो उसका उत्तर आपके सामने, यह सुकून सोसाइटी के नाम पर प्रत्यक्ष दिख रहा है। 8, क्या वोट बैंक के खातिर यह सब कुछ सहन किया जाएगा और इस राजनीतिक जहर को बढ़ावा दिया जाएगा, चढ़ने दिया जाएगा? यह भी यहां पर समझना जरूरी है। 9, भारत के कानून से बड़ा क्या शरिया चल रहा है? वैसे तो स्वतंत्रता के बाद भी इस देश के कानून शरिया के सामने छोटे ही लगते हैं, लेकिन अब तो अधिकृत तौर पर सामने आए। अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत में
क्यों रह रहे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी प्रकार की अगर सब कुछ हलाल चाहिए, पाक चाहिए, तो फिर पाकिस्तान दे दिया है ना रमेश जी। पाकिस्तान बना ही इसलिए था, या हलाल भी हराम, पाकिस्तान भी हराम हो गया। जी, वैसे पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो उसका उद्देश्य तो यही था कि जब बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था कि इस देश में यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, वैसे हिंदू और मुसलमान ये दो धर्म नहीं है, ये दो अलग राष्ट्र यहाँ पर बसते हैं। ये जब उन्होंने ब्रिटिशों को कहा था और उसके आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को मांगा था और उसका भी नाम पाकिस्तान किया कि हमारा देश जो है वो पाक रहेगा। तो जब उनको इतना लगाव है, इतनी सारी चीजें चाहिए, तो वहां पर वो देख सकते हैं आज जैसे पाकिस्तान भीखमंगों का एक देश बन चुका है, तो वहां पर जाकर के रह सकते हैं, वहां पर जाकर के सारी सुविधाएं वो ले सकते हैं। लेकिन उनका जो सपना है, जो जमीयत का उद्देश्य था कि जमीयत के दो भाग बने, एक जमीयत पाकिस्तान में चला गया, एक जमीयत भारत में रह गया। जो भारत में रह गया उसका उद्देश्य था कि भारत का गजवाई हिंद उनको करना है, तो पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना है। तो यदि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो फिर बाकी बचे हिंदुओं को कौन कन्वर्ट करेगा, या यहाँ पर इस्लामिक देश कैसे बनेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ये हलाल के नाम पर ये प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जगह को अब ये कब्जा करके वहां पर इस्लामिक राज्य बना रहे हैं या इस्लामिक वहां पर सोसाइटीज बना रहे हैं। तो ये जो उनका प्रयास चल रहा है ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी और गहरी साजिश है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो भी संविधान ये कहता है कि इस प्रकार से कोई अलग सोसाइटी या इसमें, आपने जैसे कहा कि कुछ दिन पहले हिंदुओं ने केवल वहां पर यानी तमिलनाडु में वहां पर देखते हैं कि उन्होंने केवल जैन के द्वारा बनाया गया मिठाई या बेकरी प्रोडक्ट्स ये लिखा, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई। उस बेकरी के मालिक को तुरंत उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया कि आप कम्युनल जो डिफरेंशिएशन है या भेदभाव निर्माण कर रहे हो। तो एक सोसाइटी जो बना रही, क्या उसके ऊपर ये कानून नहीं लागू होना चाहिए कि आप ये वहां पर भेदभाव निर्माण कर रहे हो। शबाना आजमी और सारे जो सेक्युलरवादी वो एक समय रो रहे थे कि हमारा मुसलमान नाम सुनकर के हमें यहाँ पर मुंबई में घर नहीं मिल रहा था, और यहाँ हम देख रहे पूरी सोसाइटी बना रहे हैं, वहां पर आप हिंदुओं को रहने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है, ये अलगाववाद जो खुलेआम आज सामने दिखाई दे रहा है, जो मन में होता है वो सामने दिखाई देता है। अब तक तो जय भीम चल रहा था, कुछ दिन कल ही हमने देखा कि कैसे अशोक चिन्ह उन्होंने वहां पर तोड़ दिया। तो ये जो मन के अंदर जो बातें हैं वो सामने आती है। वैसे ही ये जो एम्पायर उन्होंने सुकून एम्पायर जो बनाने का काम किया है, ये इस्लामिक एम्पायर बनाने का उनका उद्देश्य है, ये सुकून एम्पायर नहीं है। इसको सोच करके महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कार्रवाई करनी चाहिए, और उसी की मांग करने के लिए हमने ये शो लाया है। और मैं देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी कहता हूं कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको अवश्य बताइए। सुशील वर्मा जी के पास चलते हैं। सुशील वर्मा जी, अपन कारण पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा भी कारण परिणाम उपाय जल्दी जल्दी ये राउंड ले लेते हैं। आपको क्या कारण लगता है जो अब तक चर्चा नहीं हुई, ऐसा कारण? चर्चा इसीलिए नहीं हुई, रमेश जी ने अपने अभी जो विस्तार से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पाकिस्तान की पहले से भावना ये थी कि पाकिस्तान के कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे और यहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम राष्ट्र बनावे। ये पहले से उनकी आगे से बहुत अच्छी तरह से समझाया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये जो रखा है वो एक सोचनीय था कि ये बराबर ये लोग की पहले से ये यहाँ पे चाल थी। तो ये मैं मुद्दा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुद्दा खाली बिल्डिंग का हलाल का सोसाइटी का नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पे 2047 को इस्लाम घोषित करने का ये धीरे धीरे प्रयत्न चल रहा है। ये कोई सोसाइटी नहीं, एक सोसाइटी मेरे सामने यहाँ पे कंप्लेंट आई थी मीरा भाईंदर में कि हमको सत्यनारायण की पूजा करने नहीं दे रहे। वहां पे खाली 5 मुस्लिम थे और 50 हिंदू थे। 5 मुस्लिमों ने सत्यनारायण की कथा रुका दी गई। हम वहां पे गए, वहां पे जाके प्रशासन को लेके गए, पुलिस को लेके गए कि यहाँ पे हिंदुओं की धर्म की ये सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं होने देती। और यहाँ पे मस्जिद में, यहाँ नीचे मस्जिद है, वहां पे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं और भोंगा लगा के पढ़ रहे हैं, उनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है। वो धीरे धीरे आज मैं सोसाइटी को देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा हो गए और खाली 4 या 5 हिंदू रह गए। तो इनकी प्रवृत्ति वही है कि धीरे धीरे हमको कब्जा करना है। पहले हम लोग को एरिया में करना है, प्लेटों में करना है,
फिर हिंदुओं को तकलीफ देके यहाँ से पलायन करना है, नहीं तो उनको मुस्लिम बनाना है। ये इनकी पहले से ही चाल है। बिल्कुल उज्ज्वला तो जी, हम अभी परिणामों पे चर्चा करते हैं कि परिणाम क्या होंगे आपके दृष्टिकोण से। परिणाम मैं हिंदुओं को कहना चाहती हूँ कि समय रहते हुए सुधर जाओ और इनका कड़े शब्दों में विरोध करो कि ऐसी सोसाइटियां नहीं, नहीं ये तो बननी उपाय चाहिए। हुआ, मैं परिणाम कह रहा हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा अगर परिणाम ऐसा यही होगा होंगे तो। ना, जैसे हम रोज अभी देख रहे हैं जो हिंदुत्व का कार्य करने वाले हम जो कार्यकर्ता लोग हैं, जब हम खुद से जब पुलिस स्टेशन या कहीं पे अन्याय अत्याचार होते तब हम जाते तो हम देख रहे हैं कि वहां पे जब मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाती है तो हिंदुओं पे किस तरह अत्याचार किया जाता है। उनको अपने धर्म के पूजा पाठ की भी कोई अधिकार नहीं रखा जाता इन लोगों से। हमारे जो त्योहार है उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे भगवान की आरतियां हम नहीं गा सकते। ये हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की आज अवस्था हो रही है। अगर इन लोगों की संख्या बढ़ गई, इन लोगों का रहन सहन वहां पे उठना बैठना बढ़ गया, तो फिर मुझे तो लगता है कि हिंदू धर्म भूल के हमको बस ये अगर बोलेंगे कि हमारे साथ तुम नमाज पढ़ने बैठो तो नमाज ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सुधरे नहीं, यही परिणाम होने वाले इस चीज के। ये हमारा ये गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचिए कि सोसाइटी के अंदर कोई आतंकवादी आकर भी रहेगा तो रिपोर्ट कौन करेगा। सोचिए कि इसके अंदर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी तो रिपोर्ट कौन करेगा। Yes. क्योंकि सबको मजहब के नाम पर दबाया जाएगा। रमेश जी, कुछ परिणाम आप भी बताइए जो अभी तक चर्चा नहीं हुई लेकिन लोगों के सामने जाने चाहिए। जी, यहाँ पर गंभीर परिणाम यदि हम देखते हैं, तमिलनाडु में एक गांव में मुस्लिम आबादी वहां पर ज्यादा बढ़ गई। तो वहां पर जब मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो उन मुसलमानों ने मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन की। ये पिटीशन है और उस पिटीशन के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर गांव में जो कथा कीर्तन प्रवचन होते हैं, जो वहां पर आरती होती है, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है और ये धार्मिक भावना आहत होती है। इसके लिए इनको कहो कि आप यहाँ पर माइनॉरिटी हो तो आप यहाँ पर बाकी चीजें नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी कह रहा है, दिन में 5 बार ये चिल्लाता है, अजान देता है। हिंदू तो सारे सुन रहे हैं वहां पर, लेकिन जहां पर भी मुसलमान थोड़े से ज्यादा हो गए तो वो हाईकोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि हिंदुओं को कहो कि आपके धार्मिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं चलेगी। आप सोचिए कि ऐसी सोसाइटी यदि बन जाएगी तो वहां से कोई हमारी ना गणेश चतुर्थी की मिरवणूक वहां से निकल सकती है, ना कोई यात्रा वहां पर से हो सकती है, ना उसके अगल बगल में रहने वाले जो हिंदू है वो अपना कोई वहां पर धार्मिक उत्सव मना सकते हैं। तो एक दिशा में हम तो पूरा इस्लामिक देश का या इस्लामिक जिसको हम कहेंगे कि उनका बस्ती का निर्माण कर रहे हैं इसके द्वारा। तो ये जो सोसाइटी के नाम पर जो चीज चल रही है इससे बहुत गंभीर है। और आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी के एंगल से इसमें बहुत गंभीरता हमें ध्यान में आती है कि जब भी कोई आतंकवादी मिलता है तो यहाँ पर हम दिल्ली की बात करें तो बाटला हाउस में क्यों मिलता है या शाहीन बाग में क्यों मिलता है। शाहीन बाग से जैसे वहां पर से मूवमेंट हुआ तो हमने देखा कि एक एनआरसी के लिए वहां पर उन्होंने आंदोलन किया तो पूरा नेशनल हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कल ऐसी सोसाइटी बनेगी तो ये सोसाइटी के लोग सारे बाहर आ जाएंगे और फिर बाकी सारी चीजों का। तो ये जो कुल मिलाकर के चल रहा है, सिक्योरिटी के एंगल से हो या बाकी जितनी भी ये गंभीर चीजें हैं, वहां पर पुलिस जो है, पुलिस वहां पर घुस नहीं सकती है क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं कि नो गो एरियाज बन चुके हैं। आज वहां पर पुलिस के लिए घुसना जो है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां पर पुलिस के लिए जाना बहुत कठिन है। आप मुंबई का देख लीजिए कि जहां पर मोहम्मद अली रोड है वहां पर कोई ट्रैफिक का पुलिस वहां पर खड़ा नहीं हो सकता है। जहां पर आपने रजा एकेडमी का आजाद मैदान में दंगा देखा तो वहां पर महिला पुलिस के वस्त्र वहां पर उतारे गए। तो ये जो चीजें हैं कि वहां पर ना कानून कुछ काम कर सकता है, ना प्रशासन के लिए कोई काम करने के लिए जगह बचेगी। तो ऐसी जगह जो है वो खुलेआम उनके लिए नया एक पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए आसान जगह होगी। तो इसलिए ये जो भेदभाव की नीति करके ये जो चल रहा है तो मुझे लगता है इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार ने रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, परिणामों पे हम नजर डाल रहे हैं। और सुशील जी, परिणाम पर एक बार बात कर लेते हैं फिर हम उपाय की तरफ जाएंगे। परिणाम तो एक बहुत परिणाम मैं भी भयानक हो रहे बोलूंगी। हैं। परिणाम यहाँ पे बहुत भयानक हो रहा है। मीरा भाईंदर ने पहले भी अशांति फैली हुई है, ये दंगे की ओर ले जा रही है। ये जो प्रवृत्ति चल रही है ये बिल्डर लॉबी के हिसाब से जो एडवर्टाइज कर रहे हैं
ये एक दंगा करने के हिसाब कर रहे हैं। यहाँ पे रामनवमी के दिन राम यात्रा निकाले, उनके ऊपर ये लोगों ने डंडे बरसाए, उन्हें थूके, उनपे प्रहार किया और पत्थरबाजी की। तो ये लोग की प्रवृत्ति यही है कि हमारी एक सोसाइटी एक अलग से रहे और हम हिंदुओं को कब उनको टारगेट करके उनको मार दिया जाए, ये इनकी प्रवृत्ति चल रही है। ये इकट्ठा होके जिस तरह शेर को भेड़िए लोग मिलके नोचते हैं, उसी तरह इनकी प्रवृत्ति वही है कि हम इकट्ठा हो जावे और शेर को हम कैसा नोच डाले, शेर म्हणजे अपने हिंदुओं को कैसा नोचा जावे, ये लोग की यही प्रवृत्ति चल रही है। इनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि हिंदू चलिए, एक तो उज्ज्वला जी आप भी कुछ परिणाम बताएं। जी हाँ, पूना का एक अनुभव बताना चाहती हूँ मैं। पिछले 6-7 महीने, शायद से 8-10 महीने पहले, कोंडवा जो इलाका है पूना का, जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या अधिक है, मतलब 99% मुस्लिम ही है वहां पे एक रूम के अंदर हमारे पुणे पुलिस ने जब सर्चिंग किया तो एक रूम के अंदर कम से कम 150 से 2,000 मतलब सिम कार्ड्स मिले। एक कॉल सेंटर जैसा बनाया गया था वहां पे रूम के अंदर, कुछ मुस्लिम लड़कों ने मिलके वो कॉल सेंटर बनाया था। पता नहीं वहां पे कौन सी गतिविधियां चल रही थी, उसका सर्चिंग हुआ और सर्चिंग में ये सामने आया कि वहां पे एक कॉल सेंटर बनाया गया है, 2,000 से ज्यादा सिम कार्ड वहां पे बरामद किए गए। तो ये सारी शक्यताएं हैं, ये सारा परिणाम हो सकता है और हमारे देश के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो सकती है अगर ये सुकून एम्पायर जैसी बिल्डिंगें अगर हमारे भारत देश में या महाराष्ट्र में बनती है तो। बिल्कुल रमेश जी, आप जरा उपाय के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसको परमिशन सरकार देती है, तभी परमिशन लेकर के सोसाइटी बनती है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम रायगढ़ जिले के जिलाधिकारी जो है उनसे हम मिलेंगे, उनको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। वैसे तो उनको नोटिस मिल ही चुकी होगी ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो वहां पर ये जो अलगाववाद वहां पर चल रहा है और रायगढ़ जिले में ये जो चल रहा है, इस दृष्टिकोण से हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे। फिर वहां पर से जहां पर ये सोसाइटी चल रही है, जहां पर से लोकल जो अथॉरिटी है, जो वहां पर की कॉर्पोरेशन है जिसने उनको परमिशन दी है, तो उनसे हम वहां पर बात करेंगे कि कैसे उनको वहां पर परमिशन मिली। और इस दृष्टिकोण से यदि वहां पर हमारा समाधान नहीं होता है तो वहां पर हम काफी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सारे जितने वहां पर हिंदूवादी संगठन है सबको हम एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस विषय को आगे जाकर के ये ऐसे इस प्रकार की कोई हलाल सोसाइटी हमारे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पूरे भारत में, महाराष्ट्र की बात नहीं है, रायगढ़ जिले की बात नहीं है, ये पूरे भारत में कहीं नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। अब इस विषय पे आगे क्या एक्शन प्लान, मतलब हम उपाय तो कर चुके हैं, लेकिन हिंदू संगठन जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो व्यक्ति देख रहे हैं, जो संस्था देख रहे हैं, जो पत्रकार देख रहे हैं, जो नेता देख रहे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका इसमें तय करनी चाहिए, तभी जाकर इसमें कुछ हो पाएगा। भारत माता की संतानों, भारत सिर्फ कर्जत के एक सवाल सिर्फ कर्जत के प्रोजेक्ट का नहीं, सवाल इस राष्ट्र का है, आत्मा का है, उसके अस्तित्व का है और उसकी संप्रभुता का है, इसकी अखंडता का है। अगर आज हलाल टाउनशिप बन सकती है तो कल हलाल शहर भी बनेगा और परसों हलाल राज्य भी बनेगा। कश्मीर हलाल राज्य का ही प्रयोग है। क्या हम अपने ही देश में ऐसे गुटों में टूटकर तोड़ के देकर हिंदुओं को नो एंट्री के बोर्ड देखना चाहते हैं? जो देखना चाहता है वो अपने लिए सोचे, लेकिन हम तो ये बोर्ड लगने नहीं देंगे और ऐसा लगाने का इरादा रखने वालों लोगों को भी कुछ करने नहीं देंगे। इसलिए सुदर्शन इस मुद्दे पर भले ही आज का एक एपिसोड कराऊं, हमने लगातार पिछले 4-5 दिन अपने सामने कई शो लाए हैं और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन ये मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष लोगों के, ठेकेदारों के अस्तित्व पर भी एक बड़ा प्रश्न है। जरा पता चले कि वो लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह में दही जमा हुआ है। अभी कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई आर्टिकल है, ना उनकी तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट है। ऐसे में हिंदुस्तान को अब चेतना होगा, समझना होगा, जागना होगा और ये तय करना होगा कि आखिर आगे क्या। ये मुद्दा भले ही आज के बिंदास बोल में हम आधा घंटा ही करीब इसके ऊपर दे रहे, लेकिन हम आने वाले दिनों में इसकी सीरीज भी आवश्यकता के अनुसार चलाएंगे। अब मैं जरा पोल देखता हूं कि हमने आज कार्यक्रम में जो पोल में पूछा था कार्यक्रम के शुरू में, अब आप लोगों ने
इस समय तक हमारी चर्चा के आधार पर पोल पर क्या कहा है। 97% लोग अब हमारी बात से सहमत हैं और अब लोग ये मान रहे हैं। अब फिर भी 3% लोगों कौन है, हलाल वाले हैं तो बात और है, लेकिन अगर हलाल वाले नहीं है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता है। मैं अब पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से सुनिए दर्शकों, यह केवल एक विवाद नहीं है, यह एक राष्ट्र की अस्मिता पर हमला है। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है। जरा सोचिए, वीडियो दिखाइए। वही अशोक स्तंभ जो हमारे तिरंगे पर है, वही जो हमारी संसद के ऊपर है, वही जो हमारी मुद्रा पर है, वही जो हाथ डालते उस पर हाथ डालने की हिम्मत कर दी गई। और शर्मनाक यह है, वहां के नेता जिसमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे तुष्टिकरण के ठेकेदार शामिल है, वे इस अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। यह सवाल हर देशभक्त हिंदुस्तानी को पूछ रहा है, अगर दरगाह में अशोक चिन्ह रखना कुफ्र है तो फिर हर दिन नोटों पे जो जेब में रखी हुई है उनको आप क्या कहेंगे? ये ईमान के विरुद्ध है तो नोटों को जला दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो इस शेर को तोड़ने को कुफ्र के नाम पर समर्थन करे, अगर असली औलाद हो तो नोटों को जलाओ, वीडियो दिखाओ। मैं तुम्हारी ईमानदारी के वीडियो अपने चैनल पर दिखाना चाहता हूं कि देखो, इन्होंने अपने मदरसे में या अपने मजार में, मजार के यहां पर वक्फ बोर्ड के बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर लगा हुआ अशोक चक्र तोड़ दिया। केवल वो कुफ्र इसलिए, इतना ही नहीं तो इन्होंने अपनी नोटें भी जला दी। जरा जलाइए, जलाइए। जो सांसद बने ओवैसी सर के लोग, उनके सांसद सर्टिफिकेट पर, चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट पर भी ये चिन्ह है। जला दो, बल्कि इस्तीफा दे दो। ये नोट पर भी अशोक चक्र है, ये भूलो मत। ये क्या इस्लाम इससे अगर खतरे में आ जाता है, यही उनकी सच्चाई है, तो फिर कई सवाल है। ये राजनीति का सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति आतंकवाद और पाकिस्तान परस्ती पर टिकी रहती है। जब कश्मीर में अशांति आती है, जब युवा रोजगार की तरफ जाते हैं, तब पत्थरबाजी बंद होती है, तब इन दलों की दुकानें बंद हो जाती है। और इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करवा रहे ताकि कश्मीर फिर से जलता रहे। लेकिन अब ये देश बदल चुका है, ये नया भारत है। अशोक स्तंभ पर हमला करने वाले केवल अपराधी नहीं, बल्कि देशद्रोही है, गद्दार है, नमक हराम है और आतंकी मानसिकता वाले हैं। उन्हें यूएपीए और पीएसए के तहत जेल में सड़ाना चाहिए। आज का मुद्दा साफ है। क्या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान भारत बर्दाश्त करेगा, या पलटवार करके, कानूनी कार्रवाई करके इनको अपनी औकात दिखाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए देश का गौरव बेचा जा सकता है? ये आपको समझना जरूरी है। वीडियो बहुत ही गंभीर है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस पे उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया देखते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था, हो गया, नहीं होना चाहिए था। उस इतना ही नहीं, ऐसा मामला हो और महबूबा मुफ्ती चुप हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम ने भी अपनी औकात दिखाई दी है। जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में
बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों का समर्थन करते उतरी है महबूबा मुफ्ती और आतंकियों के सरपरस्त। उनके ये सारे बयान आप देख रहे हैं। सोचिए कि इस प्रकार की हरकतें अगर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व देश के गृह मंत्री की बेटी कर रही है तो बीमारी कितनी गहरी हो चुकी है। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने इस देशद्रोही कृत्य पर क्या कहा, देखिए। ये प्रतिक्रिया। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नेशनल फ्लैग के बराबर इसका इज्जत है, और काश उन्होंने नीचे पड़ा होता जो दीवानगिरी में लिखा है, अगर थोड़ी अकल का इस्तेमाल होता कि हमेशा सच्चाई की जीत होगी, और इतनी बेहुरमती ये जैसे नेशनल फ्लैग की बेहुरमती है ये इसके बराबर होता है। नेशनल एम्बलम ये इसका मकसद है कि वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और कमिटमेंट टू ट्रूथ, सच्चाई के कमिटमेंट। और ये क्रिमिनल्स हैं, मिसक्रिंट्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश है, एक साजिश है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन मिसक्रिंट्स ने करा है, देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया आपके सामने। पोल देख लेते हैं एक बार कि जब हमने आपको इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया पूछी तो आप लोगों ने क्या कहा। आपको मेरा आग्रह है कि ये पोल रुकना नहीं चाहिए, इस पर आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अब मैं आपके सामने जो प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं ये 96% पर पहुंची हुई है। और क्या अशोक स्तंभ का अपमान करने वालों पर यूएपीए एनएसए लगना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की मांग 96% लोग कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये बाप बेटे अभी तय करें कि देश के मूड के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि मोगैम्बो पाकिस्तान इस घटना से खुश हुआ होगा। संसद में, भारत के संसद में जो कानून पास हुआ और वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उस वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो सोचिए क्या है। उमर अब्दुल्ला जहां पर बैठा है और ये जो मैडम मोहतरमा बैठी है उस घर के ऊपर भी चिन्ह लगा है। इस शेर के नीचे ही सुरक्षित हो, नहीं तो सुअरों की हालत हो जाएगी। लेकिन की जा रही है और स्वीकार की जा रही है। देश में राजनीति के नाम पर सब कुछ चलता है वाली मानसिकता ने इसे भी स्वीकार कर दिया है। बिंदास सवाल इसके ऊपर कुछ बनते उनको एक बार पूछ लेते हैं। आखिर पहला बिंदास सवाल है, क्या अशोक स्तंभ का अपमान देशद्रोह नहीं है तो क्या है? और फिर आप देशद्रोह इसे नहीं तो किसे कहेंगे? दरगाह में नोट चलते हैं तो कुफ्र क्यों नहीं होता? और दरगाह के बोर्ड पर अगर अशोक चिन्ह लग जाता है तो फिर वो कुफ्र कैसे होता है? उमर अब्दुल्ला गुंडों का बचाव क्यों कर रहे हैं और देशद्रोही गद्दार नमक हरामों को संरक्षण क्यों दे रहे मुख्यमंत्री होते हुए भी? महबूबा मुफ्ती को प्रतीक विरोधी ये दिखावे देखना अपने राजनीति के लिए जरूरी है तो फिर पाकिस्तान चली जाए ना, वहां से वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में अब दोबारा मुख्यमंत्री क्या विधायक भी नहीं बनेगी? क्या एनसी पीडीपी फिर से कश्मीर जलाना चाहती है? मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मैडम की महबूबा मुफ्ती की पुनः कश्मीर को जलाना चाहती है?
देख तो यही रहा है। क्या राष्ट्र प्रतीकों का अपमान राजनीति के लिए इतना राजनीति गिर चुके, हालांकि गिर क्या, यहां तो बिक चुके हैं, पाकिस्तान के हाथों बिक चुके हैं, तो गिरने वाली बात तो बड़ी छोटी हो जाती। क्या अशोक स्तंभ पर ठीक है पर दरगाह क्यों नहीं, अशोक स्तंभ संसद पर ठीक है पर दरगाह पर क्यों नहीं, ये भी, हालांकि जब हिंदुस्तान के संसद के अंदर जब मुसलमानी संसद हो जाएंगे बहुसंख्यक के रूप में, तभी अशोक स्तंभ भी नहीं रहेगा। ये भविष्यवाणी में आज ही कर देता हूं। तुष्टिकरण राजनीति की हद कब तक चलेगी, ये सबको सोचना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। अगला बिंदा सवाल है, क्या अपराधियों पर यूएपीए लागू होगा तो कब होगा, और नहीं अगर राज्य सरकार करेगी तो केंद्र की सरकार इस मुद्दे पर क्या करेगी, ये आपको समझना चाहिए। क्या देशभक्त जनता इस अपमान को भूलेगी, चुप बैठेगी, सहन करेगी, और कब तक, क्या अब तक आएगा तब भी। ये बिंदास सवाल आपके सामने, कुछ तर्क वितर्क इन्होंने दिए हुए हैं, पक्ष विपक्ष, हालांकि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष विपक्ष यहां पर दिए हुए उनको भी देख लेते हैं। इनके जो पक्ष विपक्ष है, इसमें पक्ष कहता अशोक स्तंभ राष्ट्र का गौरव है, विपक्ष है धार्मिक स्थल पर प्रतीक चिन्ह अनुचित है, लेकिन अनुचित नोट पर है, उस डोनेशन पे आने वाली तो वहां चल जाता है, बाकी जगह पर क्यों। इस्लाम में आकृति पूजन वर्जित है, तो फिर नोटों पर छपे हुए चित्र कैसे आपको वहां पर स्वीकार है, ये उसके पीछे का दूसरा तर्क है। ऐसे पक्ष और विपक्ष आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपके तरफ से भी इस विषय पर कुछ कहना है तो बताइए। पक्ष दरगाह में नोट चलते हैं, विरोध ढोंग है, विपक्ष जनता की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। पक्ष कट्टरपंथियों का कानून से सख्त जवाब चाहिए, अपराधियों पर कानून कठोर अनुचित है। मतलब एक तरीके से आप ये देख रहे हैं, और ये तुष्टीकरण की राजनीति का चरम हिंदुस्तान पर चल रहा है, और उसका भी क्लाइमैक्स केरल में, कश्मीर में, बंगाल में चल रहा है, और इसलिए ये सब कुछ सहन किया जा रहा है। आज के बिंदास में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देश भर में कई जगह पर गणेश विसर्जन की शोभा यात्राओं पर भी हमले हुए हैं। उन हमलों का डिटेल भी आप हमारे 9 बजे के और उसके बाद वाले शो में देखते रहेंगे। लेकिन आज का जो बिंदास बोल है, इस बिंदास बोल में मैंने आपके सामने 2 प्रमुख मुद्दों को रखा। आज देश में उत्सव है, त्योहार है, लेकिन फिर भी कर्तव्य जरूरी है, और इसलिए हमने आपके सामने वही मुद्दे लाए जो आपको जगाने, आपके भविष्य के पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।